सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। और लास्ट क्लास में कॉस्टिंग में हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक कवर कर लिया था। कैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंप्यूट करते ये हमने सीख लिया था। आज का क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से एंड तक कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं, मतलब कॉस्ट शीट का एक फुल फ्लेजेड सम आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, लिखते हैं एग्जाम्पल। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन prepare cost sheet। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कॉस्ट शीट। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे दो डेट दिया हुआ है। एक है 31 दिसंबर 2023, दूसरा है 31 दिसंबर 2024। ठीक है, दो डेट दिया हुआ है। रॉ मटेरियल्स, कितना दिया है ओपनिंग में। सपोज ओपनिंग में जो रॉ मटेरियल है वो 30,000 है एंड क्लोजिंग में जो रॉ मटेरियल है वो 23,000 है। रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया। उसके बाद आ जाता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस, तो जो वर्क इन प्रोग्रेस है, वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है सपोज 12,000 एंड 9,000, ये दिया हुआ है वर्क इन प्रोग्रेस। फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स सपोज क्वेश्चन में दिया हुआ है 22,000 फॉर 11,000 यूनिट्स। 22,000 है फिनिश गुड्स का वैल्यू फॉर 11,000 यूनिट्स एंड 31 दिसंबर 2024 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 9,000 यूनिट्स है। बट उसका अमाउंट हम लोग को कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, वो क्वेश्चन मार्क है। उसका अमाउंट हम लोगों को कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, वो क्वेश्चन मार्क है। तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग, ये क्लोजिंग, ये हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसके बाद हम लोग उसका सोल्यूशन भी करेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। वर्क इन प्रोग्रेस को सेमी फिनिश गुड्स भी कहते हैं। और फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है 22,000, जिसका यूनिट है 11,000 और क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन मार्क है, मिसिंग है, उसको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, वो है 9,000 यूनिट्स। इसके अलावा क्वेश्चन में और डेटा हम लोग लिख लेते हैं। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ड्यूरिंग द ईयर हमने रॉ मटेरियल कितने का परचेज किया, 2,20,000। प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस 48,000। प्रोडक्टिव वेजेस 48,000। चार्जेबल एक्सपेंसेस ₹10,000। डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी ₹9,000। डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी ₹9,000। ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट ₹11,000। फ्यूल कॉमा लुब्रिकेंट, फ्यूल कॉमा लुब्रिकेंट। फ्यूल क्या होता है, जो मशीन में डालते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल। लुब्रिकेंट मशीन को चलाने के लिए बहुत सारा और भी आइटम्स लगता है, जैसे मशीन स्मूथली चल सके इसलिए उसमें हम लोग को इंजन ऑयल भी डालना पड़ता है। ठीक है, मशीन को रन करने के लिए, स्मूथ चलाने के लिए लुब्रिकेंट डालना पड़ता है। कॉमा कूलेंट, कूलेंट क्या होता है, मशीन को ठंडा करने के लिए एक केमिकल आता है। तो ये सब कहाँ यूज होगा, फैक्ट्रीज में।
30,000, ठीक है। उसके बाद डेप्रीशिएशन ऑन कंप्यूटर्स, डेप्रीशिएशन ऑन कंप्यूटर्स ₹12,000। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस सपोज सेलिंग एक्सपेंसेस है 40,000। डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस है 30,000। तो ये सब डेटा दिया हुआ है और इस डेटा से हम लोग को क्या बनाना है, कॉस्ट शीट बनाना है, ठीक है। इस डेटा से हम लोग को बना लेना है कॉस्ट शीट और लास्ट में लिख देंगे प्रॉफिट एट द रेट 30% ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट एट द रेट 30% ऑन कॉस्ट, क्लियर। एंड लास्ट में एक और डेटा दे रहे हैं क्वेश्चन में, यूनिट्स, यूनिट्स सोल्ड, यूनिट्स सोल्ड, $30,000 यूनिट्स, यूनिट्स सोल्ड 30,000 यूनिट्स। तो ये हमारा डेटा है, बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कॉस्ट शीट 31 दिसंबर 2023 एंड 31 दिसंबर 2024। ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग डेट है, मतलब इस साल का ओपनिंग, और ये इस साल का क्लोजिंग है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, वर्क इन प्रोग्रेस का भी ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है, फिनिश गुड्स का भी ओपनिंग स्टॉक का रुपी वैल्यू भी दिया है, इन यूनिट्स भी बता दिया। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में हम देख सकते हैं कि 9,000 यूनिट्स बता रहा है, ठीक है। उसका यूनिट्स दिया हुआ है बट उसका वैल्यू नहीं दिया, रुपी वैल्यू नहीं दिया, क्वेश्चन मार्क है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बता दिया 2,20,000, प्रोडक्टिव वेजेस ₹48,000, चार्जेबल एक्सपेंसेस ₹10,000, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी 9,000, ऑफिस रेंट 11,000, फ्यूल लुब्रिकेंट कूलेंट ₹30,000, डेप्रीशिएशन ऑन कंप्यूटर्स ₹12,000, सेलिंग एक्सपेंसेस ₹40,000, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस ₹30,000। प्रॉफिट जो बता रहा है वो 30% ऑन कॉस्ट रहेगा, और कितना यूनिट्स हमने सेल किया ड्यूरिंग द ईयर, कितना पीस गुड्स बेचा है, 30,000 यूनिट्स। तो हम लोग को यूनिट्स का 3 इंफॉर्मेशन दिया है, एक ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश स्टॉक इन यूनिट्स पता है, क्लोजिंग फिनिश स्टॉक इन यूनिट्स पता है, और यूनिट्स सोल्ड भी पता है। तो ये सारा डेटा हम लोग को पता है। फटाफट क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं, क्वेश्चन को कॉपी करके स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो क्वेश्चन हम लोगों ने कॉपी कर लिया है, क्वेश्चन कॉपी करने के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में हम लोग बनाएंगे कंप्लीट कॉस्ट शीट, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं कॉस्ट शीट ऑफ डॉट डॉट डॉट, यहां पे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख देते हैं। जैसे मान लो कॉस्ट शीट ऑफ ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, जो भी ऑर्गेनाइजेशन रहेगा ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग यहाँ पे नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे कुछ नाम तो दिया नहीं है, तो हम लोग बस लिख दे रहे हैं कॉस्ट शीट ऑफ डॉट डॉट डॉट। कॉस्ट शीट ऑफ डॉट 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 लिखने के बाद उसके नीचे हम लोग लिख देंगे फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024, 31 दिसंबर 2024। उसके बाद कॉपी के लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग लिख देंगे पर्टिकुलर्स
और राइट हैंड साइड में हम लोग बना देंगे अमाउंट का 2 कॉलम। पर्टिकुलर्स एंड 2 अमाउंट का कॉलम। ठीक है, पर्टिकुलर्स एंड 2 अमाउंट का कॉलम। क्वेश्चन का भी, क्वेश्चन हम लोगों ने ले लिया है, फोटो भी ले लिया है क्वेश्चन का। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है, फिनिश गुड्स का हम लोग को ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है बट क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन मार्क है, मिसिंग है, निकालना पड़ेगा। फिनिश गुड्स का यूनिट्स भी पता है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, तो हम देख सकते हैं रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, एज वेल एज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल लेंगे। मान लेते हैं कॉस्ट शीट बनाने के लिए हम लोग को करीब 1 पेज का जगह लग जाएगा, ठीक है, या 3/4 ऑफ द पेज। तो एक पेज का 3/4 पोर्शन हम लोग छोड़ देते हैं। 3/4 पोर्शन छोड़ के हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट। ठीक है, 3/4 ऑफ द स्पेस छोड़ के स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट। तो हम वर्किंग नोट को, वर्किंग नोट मतलब हम लोग कुछ कैलकुलेशन करेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम का। 3/4 पेज मतलब 10 से 15 लाइन का स्पेस छोड़ दो सम बनाने के लिए। 10 से 15 लाइन का स्पेस छोड़ के वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन फॉर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो जो भी वर्किंग नोट होगा उसका हेडिंग को हम रेड पेन से लिखेंगे ताकि वो हाईलाइटेड रहे कि वो रॉ मटेरियल, वो वर्किंग नोट है। ठीक है, कैलकुलेशन फॉर रॉ मटेरियल कंज्यूम। सबसे पहला काम क्या करेंगे, कैलकुलेशन फॉर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, पर्टिकुलर्स एंड 2 अमाउंट का कॉलम। मेन सम के लिए 10 से 15 लाइन का गैप छोड़ के वर्किंग नोट 1, पर्टिकुलर्स एंड 2 अमाउंट का कॉलम। ठीक है, 2 नहीं लगेगा, 1 से ही हो जाएगा क्योंकि इस सम में ज्यादा डेटा नहीं है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम ले लेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो हम लोग चेक करेंगे रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक मतलब 31 दिसंबर 2023 ये ओपनिंग डेट है। कैसे ये ओपनिंग डेट है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग डेट इस साल का ओपनिंग डेट, 31 दिसंबर 2023, 31 दिसंबर 2024। तो 31 दिसंबर जो 2023 है इट इज इक्वल टू 1 जनवरी 2024। तो जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग स्टॉक है वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, 30,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 30,000। उसमें हम लोग क्या ऐड कर देंगे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। उसमें हम लोग ऐड कर देंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो क्वेश्चन में देखो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना लिखवा दिए थे, 2,20,000। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना लिखवा दिए थे, 2,20,000। अगर इससे कुछ और रिलेटेड एक्सपेंस होता है जैसे कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, डॉक चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटी, प्राइमरी पैकिंग चार्जेस कुछ रहता तो ऐड हो जाता, कुछ भी नहीं है। लेस का आइटम में क्या क्या आता है, लेस का आइटम में आ जाता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो क्वेश्चन में देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना लिख लिए थे हम लोग, 23,000। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 30,000, उसमें ऐड कर देंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 2,20,000 और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 23,000। तो 30,000 में 2,20,000 ऐड करने पे 2,50,000 और 2,50,000 में 23,000 माइनस करने पे 2,27,000। ये जो 2,27,000 आ रहा है ये हम लोग का आ रहा है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड।
इसको हम लोग बोल देंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये हम लोग का आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो इस तरह से देखो हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल लिए क्वेश्चन में, ठीक है। क्योंकि हम लोग सम्स कैसे स्टार्ट करेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के साथ। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाल लिया है। अब ये हमारा फर्स्ट वर्किंग नोट हो गया कंप्लीट, फर्स्ट वर्किंग नोट हो गया कंप्लीट। अब वर्किंग नोट को कंप्लीट करने के बाद आ जाते हैं मेन सम में। तो मेन सम में सबसे पहले लिख देंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ब्रैकेट में लिख देंगे वर्किंग नोट 1। तो हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल लिया था 2,27,000, 2,27,000। रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद हमको क्वेश्चन में दिख रहा है प्रोडक्टिव वेजेस। देखो प्रोडक्टिव वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्टिव लेबर, डायरेक्ट लेबर सब कुछ सेम होता है। तो प्रोडक्टिव वेजेस कितना है 48,000। प्रोडक्टिव वेजेस ले लिए क्वेश्चन में 48,000। और याद रखना डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर 4 आइटम आता है। एक आता है रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, एक आता है हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल प्लांट एंड मशीनरी, एक आता है चार्जेबल एक्सपेंसेस। तो देखो क्वेश्चन में चार्जेबल एक्सपेंसेस गिवन है, दिया हुआ है। कितना दिया है चार्जेबल एक्सपेंसेस 10,000। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होता है। और डायरेक्ट एक्सपेंस में एक और आइटम आता है कॉस्ट ऑफ डिजाइन। ये 4 चीज डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या फिर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या फिर डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्टिव लेबर या फिर प्रोडक्टिव वेजेस सेम होता है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, प्रोडक्टिव वेजेस या फिर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर चार्जेबल एक्सपेंस, इन तीनों को ऐड करके हम लोग को मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट। इन तीनों को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट कितना आ रहा है 2,27,000 प्लस 48,000 प्लस 10,000। तो फटाफट इन सबको ऐड कर लेते हैं। 2,27,000, 2,27,000 प्लस 48,000 प्लस 10,000। तो प्राइम कॉस्ट आ रहा है 2,85,000। ये आ रहा है हम लोग का प्राइम कॉस्ट, ये आ रहा है हम लोगों का प्राइम कॉस्ट। क्लियर? प्राइम कॉस्ट में हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, याद रखना फैक्ट्री ओवरहेड को हम लोग वर्क्स ओवरहेड भी कहते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब होता है फैक्ट्री से रिलेटेड सारा एक्सपेंसेस। फैक्ट्री ओवरहेड को हम लोग क्या कहते हैं, वर्क्स ओवरहेड। लिख लेना ये बात कहीं पे, फैक्ट्री ओवरहेड इज आल्सो नोन एज वर्क्स ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का एक और नाम होता है प्रोडक्शन ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का एक और नाम होता है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज वन एंड द सेम थिंग। तो हम देखेंगे क्वेश्चन में फैक्ट्री से रिलेटेड क्या क्या एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि हमने जो क्वेश्चन लिखा था बोर्ड पे उसमें फैक्ट्री से रिलेटेड है सबसे पहले डेप्रीशिएशन ऑन मशीन। एक बात बताओ, मशीन कहां चलता है, फैक्ट्री में। मशीन चलता है फैक्ट्री में। तो डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी कैसा ओवरहेड है, फैक्ट्री का एक्सपेंस है, फैक्ट्री ओवरहेड है। ओवरहेड का मतलब एक्सपेंस। तो डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी फैक्ट्री ओवरहेड है। तो डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी लिख देंगे एकदम उसके ठीक सामने 9,000। उसके बाद हमको ऑफिस रेंट दिख रहा है, वो तो ऑफिस का खर्चा है। फ्यूल कॉमा लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट डालते हैं ताकि मशीन स्मूथली चल सके, रन कर सके। फ्यूल कॉमा लुब्रिकेंट कॉमा कूलेंट, ये सब भी कहां यूज होता है, फैक्ट्री में। ठीक है, कितना 30,000। फ्यूल कॉमा लुब्रिकेंट कॉमा कूलेंट, ये सब भी कहां यूज होता है, फैक्ट्री में, 30,000।
डेप्रीशिएशन ऑन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स कहां मिलेगा? ऑफिस में, तो डेप्रीशिएशन ऑन कंप्यूटर्स ऑफिस ओवरहेड होता है। सेलिंग एक्सपेंसेस सेलिंग ओवरहेड में आएगा। डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस वो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आ जाएगा। तो फैक्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन में दो ही डेटा दिया हुआ था, तो इन दोनों को ऐड करके हम लोग इसको इधर लेके आएंगे 39,000। इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट कितना हो गया जो इनर कॉलम में आया? 39,000। अब फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस, ये दो ही आइटम फैक्ट्री ओवरहेड फैक्ट्री एक्सपेंस से रिलेटेड था। इसमें हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो क्वेश्चन में देखो, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्वेश्चन में ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस मतलब ओपनिंग WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। एक चीज नोटिस करना, ये ऐड हमने कहां लिखा है? फ्यूल के नीचे, इस ऐड के नीचे नहीं लिखना है, ठीक है? हम लोग ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को फैक्ट्री ओवरहेड के साथ ऐड कर रहे हैं। तो हमेशा जो भी फैक्ट्री का एक्सपेंसेस होगा, जो भी फैक्ट्री का ओवरहेड होगा, उसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस हम लोग ऐड कर देंगे एंड सिमिलरली लेस कर देंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस मतलब क्लोजिंग सेमी फिनिश गुड्स। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? सेमी फिनिश गुड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, सेमी फिनिश गुड्स जो बिजनेस के पास था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? सेमी फिनिश गुड्स का स्टॉक, WIP का स्टॉक जो बिजनेस के पास है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो क्वेश्चन में देखो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना दिया हुआ था? 9,000। तो फैक्ट्री ओवरहेड, ग्रॉस फैक्ट्री ओवरहेड कितना था? 39। उसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 12,000 ऐड हो जाएगा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 9,000 लेस हो जाएगा। तो 39,000 में 12,000 ऐड, 9,000 लेस, मतलब 12 माइनस 9 करेंगे तो 3। तो अल्टीमेटली ये टोटल आ रहा है आउटर में 42,000। ये टोटल आ रहा है आउटर में 42,000। ये आ रहा है टोटल, ठीक है? नेट करके ये टोटल कितना आ रहा है? 42,000। 39,000 में 12,000 ऐड, 9,000 लेस, तो ये टोटल आ रहा है 42,000। अब हम लोग क्या करेंगे? प्राइम कॉस्ट में ये नेट फैक्ट्री ओवरहेड 42,000 ऐड कर देंगे। प्राइम कॉस्ट में ये नेट फैक्ट्री ओवरहेड 42,000, ये 42,000 को हम लोग क्या बोलते हैं? नेट फैक्ट्री ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट कितना था? 2,85,000। तो प्राइम कॉस्ट में हम लोग नेट फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। जो फिगर आएगा उसके सामने हम लिख देंगे ये है हमारा फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट में नेट फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देते हैं। प्राइम कॉस्ट में जब हम लोग नेट फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देते हैं तो हम लोग को मिल जाता है फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट कितना? 2,85,000 और नेट फैक्ट्री ओवरहेड कितना? 42,000। तो ऐड करके आ रहा है 3,27,000। 3,27,000 ये हम लोग का आ गया फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट। अब ये पूरा चीज को मिटा के ऊपर लिख दे रहा है फैक्ट्री कॉस्ट यहां पे, ताकि मेरे पास लिखने का स्पेस बन जाए। अब फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद इसमें ऑफिस ओवरहेड को हम लोग ऐड कर देते हैं। बेसिकली इसमें जितना भी ऑफिस ओवरहेड है मतलब ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो इसमें हम लोग लिख देंगे ऐड फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हम लोग लिख देंगे ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, add office and administrative overhead, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का मतलब मैनेजमेंट का खर्चा, ऑफिस का जितना भी खर्च होगा उसका
खर्च, जैसे ये पेन बनेगा तो पहले फैक्ट्री में बनेगा, पेन को बनाने से रिलेटेड जो खर्चा है, पेन का प्रोडक्शन से रिलेटेड जो खर्चा है वो फैक्ट्री ओवरहेड है। पेन बन गया, अब मीटिंग बैठाया जाएगा कि पेन को कितना में बेचना है, क्या इसका सेलिंग प्राइस होना चाहिए, किस मोड में इसको बेचना है, तो मैनेजमेंट का खर्चा है, अकाउंटिंग एंड ऑल, स्टाफ रखना पड़ेगा, वो सब ऑफिस रिलेटेड खर्चा है। अब पेन को बेचने से रिलेटेड सेलिंग एक्सपेंस होगा, एडवर्टीजमेंट करवाना पड़ेगा, इसको जगह जगह पहुंचाना पड़ेगा, डिलीवर करवाना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करवाना पड़ेगा, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होता है। तो तीन तरह का ओवरहेड होता है, एक होता है फैक्ट्री ओवरहेड, एक होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, और एक होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में फैक्ट्री वाला सारा खर्चा आएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में ऑफिस से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड जितना जनरल एक्सपेंसेस है वो सब आएगा, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब गुड्स बनेगा एक जगह, बिकेगा अनेकों जगह, तो गुड्स को तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्च आ जाएगा। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, हम लोग को एक दिख रहा है, एक ही आइटम दिख रहा है, दो आइटम दिख रहा है। एक ऑफिस का रेंट दिया हुआ है, हमारा जो ऑफिस है वो रेंटेड प्रेमाइसेस पे है, अकॉर्डिंगली ऑफिस का रेंट लगता है, तो ऑफिस रेंट इनर कॉलम यूज कर रहे हैं क्योंकि एक से ज्यादा आइटम है, अगर एक ही आइटम होता ना तो सीधा आउटर में लिख देते। ऑफिस रेंट 11,000। इसके अलावा डेप्रीशिएशन ऑन कंप्यूटर्स, डेप्रीशिएशन ऑन कंप्यूटर्स 12,000। कंप्यूटर्स कहां चलेगा, ऑफिस में, कंप्यूटर तो फैक्ट्री में चलेगा नहीं, तो ये ऑफिस से रिलेटेड खर्चा है। कंप्यूटर्स पे जो डेप्रीशिएशन है वो भी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है। तो ऑफिस का रेंट का खर्चा है 11,000, डेप्रीशिएशन ऑन कंप्यूटर्स 12,000, तो 11 और 12 23,000। तो फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट में जब हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड कर देते हैं तो फाइनली हम लोग को मिल जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फाइनली हम लोग क्या मिल जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फाइनली मिल जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नाउ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स वो गुड्स होता है जो रेडी फॉर सेल है, जो हर तरह से कंप्लीट हो चुका है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो क्वेश्चन में देखना 31 दिसंबर 2023 को जो फिनिश गुड्स का स्टॉक था हमारे पास वो यूनिट्स में 11,000 था और उसका अमाउंट 22,000 था, उसका अमाउंट 22,000 था, 22,000। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था 3,50,000, उसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड जिसका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था 22,000, तो हम लोग को मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, तो 3,50,000 में 22,000 जब हम लोग ऐड कर देंगे तो ये बेसिकली आ जाएगा 3,72,000। 3,72,000। तो हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल तक कैलकुलेट कर लिया है, इसको हम यहां लिख दे रहे हैं ताकि मेरे पास नीचे लिखने का स्पेस बन जाए। तो ये हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब देखो इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन में देखो ये क्वेश्चन मार्क है, इसका यूनिट्स तो दिया है, क्वेश्चन में बता दिया था 11,000 यूनिट्स, इसका यूनिट्स तो दिया है बट ये बताया नहीं है क्वेश्चन में कि इसका अमाउंट कितना है। एंड क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करने का ना 4 मेथड होता है। पहला होता है फीफो मेथड, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दूसरा होता है लीफो मेथड, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट।
तीसरा होता है सिंपल एवरेज मेथड, चौथा होता है वेटेड एवरेज मेथड। इस क्वेश्चन में बताया नहीं है, इस क्वेश्चन में ये एक्सप्लेन नहीं किया है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि हमको कौन सा मेथड से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है। तो हम लोग इस सम्स में नोट देके, एजम्पशन देके लिखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग फीफो मेथड पे वैल्यूएशन कर रहे। एक्सक्यूज मी। तो हम लोग एजम्पशन लिखेंगे, नोट लिखेंगे कि हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को फीफो मेथड पे वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको फीफो मेथड को समझना पड़ेगा। देखो फीफो का फुल फॉर्म क्या होता है, हम लिख के बता रहे हैं। फीफो का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब वो इन्वेंट्री जो सबसे पहले, वो फिनिश गुड्स जो सबसे पहले हमारे वेयर हाउस में आया था, ठीक है, जो हमारा ओपनिंग स्टॉक था वो सबसे पहले बिकेगा, और बाद में हमने जो करंट ईयर में प्रोडक्शन किया है वो बिकेगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो पहले से हमारे पास स्टॉक अवेलेबल था पहले उसको बेच देंगे, फिर जो करंट ईयर का प्रोडक्शन है बाद में उसको बेचेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब है, जो स्टॉक हमारे पास साल के बिगिनिंग से था, ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहले उसको सेल आउट कर देंगे, उसको बेच देंगे। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर जो करंट ईयर में प्रोडक्शन हुआ, करंट ईयर में जिसका प्रोडक्शन हुआ, बाद में वहां से सेल आउट करेंगे। मतलब पहले पुराना स्टॉक को बेच के खत्म करो, जब पुराना बिक जाए तब नए वाला स्टॉक से बेचना स्टार्ट करो। पहले पुराना लॉट को खत्म करो, पहले ओपनिंग स्टॉक को सेल आउट करेंगे, फिर करंट प्रोडक्शन से सेल आउट करेंगे। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड हम लोग इस क्वेश्चन में फॉलो कर रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन के लिए। इसके लिए हमको चाहिए, इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि करंट ईयर में प्रोडक्शन कितना हुआ, वो भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने का 4 मेथड होता है, एक होता है फीफो मेथड, एक होता है लीफो मेथड, एक होता है वेटेड एवरेज, एक होता है सिंपल एवरेज। हम लोग चारों मेथड सीखेंगे, ठीक है। बट फीफो मेथड हम आज का क्लास में सीख रहे हैं, क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कौन सा मेथड है। हम लोग एजम्पशन लेके फीफो मेथड पे सम्स को सॉल्व करेंगे। फीफो मेथड का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब वो फिनिश गुड्स जो सबसे पहले अवेलेबल था फॉर सेल। क्वेश्चन में चेक करो, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमारे पास फिनिश गुड्स का कितना यूनिट्स था, ओपनिंग स्टॉक में कितना यूनिट्स था, 11,000। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ओपनिंग स्टॉक का यूनिट्स कितना था हमारे पास, 11,000। एंड ड्यूरिंग द ईयर हमने जरूर कुछ ना कुछ प्रोडक्शन किया है, क्योंकि देखो क्वेश्चन का लास्ट लाइन में यूनिट सोल्ड गिवन था 30,000 यूनिट। अगर हमारे पास एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 11,000 यूनिट्स था फिनिश गुड्स का, तो हमने ड्यूरिंग द ईयर 30,000 यूनिट्स कैसे बेच दिया, मतलब ड्यूरिंग द ईयर डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हुआ है, तो वो यूनिट्स प्रोड्यूस हमको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीजों को सॉल्व करेंगे। वर्किंग नोट 1 हमने कर लिया था, वर्किंग नोट 1 के नीचे हम लोग लिखेंगे वर्किंग नोट 2, ठीक है। हम यहां पे लिख रहे हैं, पर तुमको कहां लिखना है, वर्किंग नोट 1 के नीचे वर्किंग नोट 2 बोल के लिखना है, ठीक है। तो वर्किंग नोट 2 में सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे देंगे, लिखेंगे वर्किंग नोट 2 कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, calculation for number of units produced during the year। ड्यूरिंग द ईयर ऑर्गेनाइजेशन ने कितना यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, ये हम लोग को कैलकुलेट करके निकालना है। तो ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए एक इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, लिखेंगे हम लोग यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, इक्वेशन है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक, प्लस क्लोजिंग स्टॉक ब्रैकेट में लिख देंगे इन यूनिट्स, किस चीज का क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक, माइनस ओपनिंग स्टॉक ब्रैकेट में लिख देंगे इन यूनिट्स।
तो ऑर्गेनाइजेशन ने, फैक्ट्री ने पूरा साल में कितना प्रोडक्शन किया, कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया, इस बात का पता लगाने के लिए हम लोग ये इक्वेशन को याद रखेंगे। ये इक्वेशन में देखो, एलएचएस में यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है, आरएचएस में यूनिट्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स माइनस ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स। इसमें से हम लोग कोई भी मिसिंग डेटा निकाल सकते हैं। जैसे हम देखेंगे इस क्वेश्चन में हम लोग को यूनिट्स सोल्ड पता है, कितना है 30,000 यूनिट्स। क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स पता है, चेक करो क्वेश्चन में कितना दिया है 9,000 यूनिट्स। क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स कितना दिया है क्वेश्चन में 9,000 यूनिट्स, और ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स भी पता है 11,000 यूनिट्स। तो डेटा पुट करते हैं, यूनिट्स सोल्ड 30,000 यूनिट्स, यूनिट्स सोल्ड 30,000 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स था 9,000 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स था 9,000 यूनिट्स माइनस ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स था 11,000 यूनिट्स। तो 30,000 यूनिट्स प्लस 9,000 यूनिट्स, यूनिट्स सोल्ड है 30,000 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स क्वेश्चन में मेंशन किया है 9,000 यूनिट्स एंड ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स मेंशन किया है 11,000 यूनिट्स। तो 30 प्लस 9 दैट इज 39, 39 माइनस 11 दैट इज 28,000 यूनिट्स। तो यहां से हम लोग को ये पता चल गया कि ड्यूरिंग द ईयर हमने करंट ईयर में कितना प्रोडक्शन किया है 28,000 यूनिट्स। अब एक चीज नोटिस करो, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स कितना था, ये हमारा वर्किंग नोट 2 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा एनालिसिस करते हैं, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स कितना था क्वेश्चन में, ये एनालिसिस है, ये कॉपी नहीं करना है। ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स क्वेश्चन में कितना था, ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स क्वेश्चन में हमारे पास था 11,000 यूनिट्स। ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स हमारे पास क्वेश्चन में था 11,000 यूनिट्स। और हम लोगों ने प्रोडक्शन कितना किया करंट ईयर में, करंट ईयर में हमने कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया, प्रोडक्शन इन यूनिट्स करंट ईयर में 28,000 यूनिट्स, 28,000 यूनिट्स हमने करंट ईयर में प्रोडक्शन किया 28,000 यूनिट्स। मतलब हमारे पास टोटल अवेलेबल कितना था 39,000 यूनिट्स, ये हमारे पास गुड्स अवेलेबल था फॉर सेल। इस 39,000 यूनिट्स में से हमने देखो कितना यूनिट बेच दिया 30,000 यूनिट। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स था 11,000, हमने करंट ईयर में प्रोडक्शन किया 28, तो हमारे पास टोटल अवेलेबल फॉर सेल था 39,000 यूनिट्स। हमारे पास टोटल यूनिट्स जो अवेलेबल था फिनिश गुड्स का वो 39,000 यूनिट्स है। इस 39,000 यूनिट्स में से हमने कितना यूनिट सेल कर दिया 30,000 यूनिट्स। तो 39,000 यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल था, उसमें से 30,000 यूनिट्स सेल कर दिया, इसलिए हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है 9,000 यूनिट्स का। इसलिए हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है 9,000 यूनिट्स का। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 11,000। हमने करंट ईयर में प्रोड्यूस किया 28,000 और यूनिट्स, तो हमारे पास टोटल अवेलेबल यूनिट्स कितना 39,000 फॉर सेल अवेलेबल था फॉर सेल, जिसमें से हमने कितना यूनिट सेल कर दिया 30,000। तो 39,000 में से अगर 30,000 यूनिट सेल कर दिया तो रिमेनिंग कितना बच गया हमारे पास 9,000 यूनिट्स। ये जो 9,000 यूनिट्स बचा है, क्वेश्चन ये है ये आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक बचा है कि आउट ऑफ करंट प्रोडक्शन, यही बात समझना है। ये जो 9,000 यूनिट बचा है ये फर्स्ट लॉट से बचा है कि सेकेंड लॉट से बचा है। इसको हम लोग फर्स्ट लॉट नाम दे दे रहे हैं, इसको हम लोग सेकेंड लॉट नाम दे दे रहे हैं। 11,000 यूनिट फर्स्ट लॉट है, 28,000 यूनिट्स सेकेंड लॉट है। तो आंसर है ये बचा है सेकेंड लॉट से, सेकेंड लॉट से बच गया है, क्योंकि हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब जो स्टॉक हमारे पास पहले से अवेलेबल था वो पहले सेल होगा। मतलब ये जो टोटल 30,000 यूनिट सेल हुआ है, सबसे पहले ये 11,000 यूनिट सेल हुआ। 30,000 यूनिट जो टोटल सेल हुआ है, इस 30,000 यूनिट्स को बेचते समय सबसे पहले हमने ओपनिंग स्टॉक को सेल आउट किया, और रिमेनिंग 19,000 कैसे, टोटल हमने बेचा 30,000 यूनिट का स्टॉक। सबसे पहले हमने ओपनिंग स्टॉक बेच दिया होगा 11,000 यूनिट्स का, तो 30,000 टोटल सेल है, ओपनिंग स्टॉक बेचा था 11,000 यूनिट्स का, तो रिमेनिंग 19,000 का सेल हमने यहीं से किया है 28,000 यूनिट्स में से। फिर से बता रहे हैं, टोटल सेल हमने कितना किया 30,000 यूनिट्स। ओपनिंग स्टॉक का सेल सबसे पहले हुआ होगा 11,000 यूनिट्स, यहां से सेल हो गया,
तो रिमेनिंग 19,000 यूनिट्स, 30,000 टोटल सेल्स इन यूनिट्स एंड ओपनिंग स्टॉक का यूनिट था 11,000, तो रिमेनिंग 19,000 यूनिट्स, 19,000 यूनिट्स कहां से सेल हुआ, यहां से। तो 28,000 में अगर 19,000 यूनिट सेल हो गया तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 28,000 में अगर 19,000 यूनिट सेल आउट हो गया, 28,000 में अगर 19,000 यूनिट्स बिक गया तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 9,000 यूनिट्स। इसका मतलब ये जो 9,000 यूनिट्स बच रहा है ये पूरा का पूरा करंट प्रोडक्शन से ही बच रहा है। ये जो 9,000 यूनिट्स सेव हो रहा है, जो हमने बचा लिया क्लोजिंग स्टॉक है, ये आउट ऑफ करंट प्रोडक्शन है। तो यही बताता है फीफो मेथड। तो यहां से हमको ये पता चल गया कि ड्यूरिंग द ईयर प्रोडक्शन कितना हुआ, 28,000 यूनिट्स, 28,000 यूनिट्स करंट ईयर का प्रोडक्शन। टोटल सेल कितना हुआ था, 30,000 यूनिट्स। जब ये 30,000 यूनिट्स हमने बेचा तो सबसे पहले हमने ओपनिंग स्टॉक को सेल आउट किया होगा 11,000, 11,000 यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक का पहले बेच दिया होगा। रिमेनिंग 19,000 यूनिट जो सेल हुआ है वो आउट ऑफ करंट प्रोडक्शन हुआ है, और करंट प्रोडक्शन का टोटल था 28,000, जिसमें से सेल आउट हो गया 19,000। तो 28,000 यूनिट्स में से अगर 19,000 सेल आउट हो गया तो कितना बच गया, 9,000 यूनिट्स। इसका मतलब ये जो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास रिमेनिंग बचा है ये आउट ऑफ करंट प्रोडक्शन ही बच गया है। होपफुली यहां तक सबको जरूर क्लियर हुआ होगा। क्लियर। तो ये वर्किंग नोट 2 हम लोगों ने बना लिया। अब रिटर्न जाते हैं मेन सम में। तो मेन सम में आ जाते हैं। मेन सम में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स देखो कैसे निकालेंगे। हम लोग को इतना पता चल गया है कि जो भी क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स है वो आउट ऑफ करंट प्रोडक्शन है। जो भी क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स है 9,000 वो आउट ऑफ करंट प्रोडक्शन है। और अभी अभी हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल से पहले, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल से पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट किया था। अभी अभी हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल से पहले देखो कॉपी में चेक करो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट किया था। तो हमारा कॉपी में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया था, 3,50,000। ये 3,50,000 क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 3,50,000 फॉर प्रोड्यूसिंग कितना यूनिट्स, फॉर प्रोड्यूसिंग 28,000 यूनिट्स, क्योंकि हमने करंट ईयर में कितना यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है, 28,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है। 3,50,000 था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग कितना यूनिट्स, हमने वर्किंग नोट 2 में कैलकुलेट करके निकाला है। फॉर प्रोड्यूसिंग कितना यूनिट्स, 28,000 यूनिट्स। 3,50,000 है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग फॉर कितना यूनिट्स बनाने के लिए, 28,000 यूनिट्स बनाने के लिए। तो 3,50,000 टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 28,000 यूनिट्स बनाने के लिए। तो डिवाइड करने से एक यूनिट का कॉस्ट आएगा, डिवाइड करने से एक यूनिट का कॉस्ट आएगा, और 9,000 यूनिट से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9,000 यूनिट्स का फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 9,000 यूनिट्स हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है इन यूनिट्स। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3,50,000 कॉस्ट है 28,000 यूनिट्स बनाने का। 3,50,000 है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग 28,000 यूनिट्स। तो प्रोपोर्शनेटली 9,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट कितना आ रहा है, 1,12,500। प्रोपोर्शनेटली ये ब्रैकेट सॉल्व करके कितना आ रहा है, 1,12,500। ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ रहा है। ये है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यू। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल था 3,72,000, 3,72,000। उसमें से माइनस कर देंगे 1,12,500 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो आ जाएगा 2,59,500, 2,59,500। तो ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सीओजीएस 2,59,500। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आने के बाद इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड
मतलब सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का जो खर्च होगा वो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के नाम पे हमको क्वेश्चन में एक दिख रहा है सेलिंग एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एक्सपेंसेस कितना दिख रहा है क्वेश्चन में, चेक कर लो। क्वेश्चन में सेलिंग एक्सपेंसेस, जिसको हम लोग इनर कॉलम में लिख देंगे, 40,000 दिया हुआ था। ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेस को हम लोग इनर कॉलम में लिख देंगे, अमाउंट कॉलम में 40,000 दिया हुआ था क्वेश्चन में। ये सेलिंग ओवरहेड है, सेलिंग एक्सपेंस मतलब सेलिंग ओवरहेड। और डिलीवरी वैन का खर्चा, एक डिलीवरी वैन है हमारे पास जो हमारा गुड्स का प्रोडक्शन को इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग जगह पे पहुंचाता है। ठीक है, तो डिलीवरी वैन का जो एक्सपेंसेस है वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। तो डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। कितना? 30,000 डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है ये 30,000। तो कुल मिला के 70,000। 70,000 हो गया हम लोग का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। 70,000 हो गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हम लोग ऐड कर देंगे, मतलब 2,59,500 में जब 70,000 ऐड कर देंगे तो हम लोग को फाइनली मिल जाएगा 3,29,500। 3,29,500 और ये हो जाएगा हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसका दूसरा नाम होता है अदर नेम टोटल कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,59,500, उसमें जब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हम लोग ऐड करेंगे 70,000, तो हम लोग को फाइनली मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसका दूसरा नाम होता है टोटल कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर टोटल कॉस्ट हमने निकाल लिया। अब देखो टोटल कॉस्ट में जब हम लोग प्रॉफिट ऐड कर देंगे, क्वेश्चन में देखो मेंशन किया है जो प्रॉफिट है वो 30% ऑफ कॉस्ट है। प्रॉफिट जो है वो 30% ऑफ कॉस्ट है, तो लिख देंगे 30% ऑफ कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट कितना आया क्वेश्चन में, देखो ये रहा टोटल कॉस्ट 3,29,500। तो 3,29,500 का 30% टोटल कॉस्ट आया 3,29,500। तो 3,29,500 का 30%, 3,29,500 का 30% कैलकुलेट करके निकालेंगे, ये आ रहा है 98,850। प्रॉफिट कैलकुलेट करके जब हम निकाल रहे हैं तो प्रॉफिट का फिगर आ रहा है 98,850, ये आ रहा है प्रॉफिट। तो जल्दी से बताओ टोटल कॉस्ट में अगर हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाता है, सेल्स। टोटल कॉस्ट में जब हम लोग प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, सेल्स मिल जाएगा। और सेल्स मिलते ही हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो 3,29,500 में जो टोटल कॉस्ट है उसमें हम लोग क्या कर देंगे, प्रॉफिट को ऐड कर देंगे 98,850। तो आ जाएगा 4,28,350। So this completes our answer। ये कॉस्ट शीट का एक सम्स था, एक एग्जांपल था। होपफुली यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।